हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने लाइफ प्रोसेस के कुछ क्वेश्चंस देखे थे, जिन क्वेश्चंस को आई होप कि आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा। और अगर अच्छे से पढ़ लिया है दैट मीन्स आपका आधे से ज्यादा चैप्टर रिवाइज हो चुका है। फिर भी आपको पढ़ना है, फिर भी कहाँ पढ़ना है और क्या पढ़ना है, तो भाई यहीं पढ़ना है और आपको आगे के क्वेश्चंस पढ़ना है। बिकॉज हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कुछ किए थे और कुछ हमारे पास अभी रिमेनिंग है, और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी है जो चैप्टर के बीच में भी दिए हुए आपको, ठीक है। वो भी डू यू नो वाले कॉर्नर्स में है कि आपको क्या ये चीजें पता है क्या, या ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। तो जो टॉपिक आपने पढ़ा है उसी के बाद आपको क्वेश्चंस गिवन है, तो वही क्वेश्चन भी हमें क्या करना है, अभी सॉल्व करना है, सो दैट कि आपको पता चले कि एग्जाम में आपको आंसर कैसे लिखना है। बिकॉज हमें ये तो पता होता है कि इसका आंसर क्या है, बट लिखना कैसे ये नहीं पता होता। सो आज हमें यही देखना है। सो आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोरशाला। चलिए अब देखते हैं आगे के क्वेश्चंस को कि अब उन क्वेश्चंस के अंदर हमें आंसर किस तरह से करना है। सो What are the differences between the transport of materials in xylem and phloem? Xylem and phloem के अंदर जो materials का ट्रांसपोर्टेशन होता है उनमें डिफरेंस क्या है ये आपको बताना है। अब डिफरेंस कैसे पता करेंगे हम, तो भाई xylem और phloem बेसिकली होते क्या है हमें ये पता होना चाहिए। मतलब किसी भी चीज के बारे में अगर आपको सिमिलैरिटीज बतानी है या उनके डिफरेंसेस बताने हैं तो हमें क्या पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली वो चीजें है क्या। सो xylem और phloem खुद क्या होता है, xylem और phloem को मिला के हम कहते हैं वास्कुलर बंडल। जाइलम और फ्लोएम को मिला के हम कहते हैं कि ये क्या है, ये वास्कुलर बंडल्स है। ये वास्कुलर बंडल्स क्यों हैं और कहाँ होते हैं, तो ये वास्कुलर बंडल्स होते हैं प्लांट्स के अंदर। बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर पूरा का पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, जिसके अंदर मेन कौन है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, एक ब्लड है, जिसकी वजह से सारी चीजें जो है वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है। बट प्लांट बॉडी के अंदर ऐसा कोई ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है, और अगर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है इसका मतलब जाइलम और फ्लोएम है वो काम करेंगे, इन्हीं को मिला के हम कहते हैं वास्कुलर बंडल्स। नाउ जाइलम को हमने आपको याद करवाया था जल से। जाइलम को किससे याद किया था, जल से, कि जाइलम क्या करेगा, पानी का ट्रांसपोर्टेशन करेगा। और फ्लोएम को किससे याद रखना था, फूड से। फ्लोएम को फूड से याद रखना था कि फ्लोएम क्या करेगा, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करेगा। और फूड कहाँ से बनता है, फूड बनेगा आपके लीफ के अंदर, और लीफ से पूरी प्लांट बॉडी के सारे सेल्स में देके आने का काम कौन करेगा, फ्लोएम करने वाला है, ठीक है। सो देखो जाइलम का फर्स्ट डिफरेंस क्या होगा, जाइलम टिश्यू हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। जाइलम टिश्यूज जो होते हैं वो वाटर और मिनरल के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। रूट से वाटर और मिनरल जो है, जिस वाटर के अंदर जो मिनरल डिसॉल्व है, जब उसको एब्जॉर्ब कर लिया गया रूट के द्वारा, तो रूट ने क्या किया, ऊपर की तरफ भेज दिया। किसके थ्रू भेजा, जाइलम के थ्रू भेजा। नाउ द फ्लोएम टिश्यू हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। फ्लोएम जो होते हैं वो फूड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। जो प्लांट की लीव्स के अंदर फूड सारा बन चुका है, अब उसको पूरी बॉडी के सारे सेल्स तक तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी सारे सेल्स को चाहिए। तो जब सारे सेल को देना पड़ेगा तो कौन हेल्प करेगा, फ्लोएम हेल्प करेगा कि ठीक है सारे सेल्स को देकर आ जाओ। क्यों हेल्प करेगा, भाई हमारे घर में जब खाना बन जाता है तो मम्मी क्या करती है, सबको देती है खाना, बराबर देती है, जिसको जितना चाहिए आप ले लो। वही चीज है इनके अंदर भी, इनकी मम्मी कौन है, फ्लोएम है। क्यों, क्योंकि प्लांट के अंदर लीफ में खाना बन चुका है, लेकिन जाने वाला कौन है, सिर्फ और सिर्फ फ्लोएम है, जो सबको देकर आएगा। जाइलम का नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा डिफरेंस का, वाटर इज ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड्स फ्रॉम रूट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ ऑल अदर प्लांट पार्ट्स। प्लांट के जितने भी पार्ट्स हैं उन सबके अंदर पानी कहाँ से जाएगा, रूट के थ्रू। तो रूट के थ्रू बाकी के सारे प्लांट के सारे पार्ट्स को पानी देने का काम कौन करेगा, जाइलम करेगा। द सेम थिंग इज हियर कि जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो अपवर्ड में भी होगा और डाउनवर्ड्स में भी होगा। ये एक मेजर डिफरेंस है जो आपको याद रखना है कि जाइलम जो है उसके अंदर पानी हमेशा ऊपर की तरफ मूव करेगा। रूट के अंदर प्रेजेंट है, लीफ के अंदर जाना है तो मतलब ऊपर की तरफ अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगा। लेकिन फ्लोएम के अंदर क्या होगा, फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन है, फूड जो ट्रांसलोकेट होने वाला है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगा और डाउनवर्ड्स में भी होगा। मतलब फ्लोएम जो है वो दोनों डायरेक्शन में काम करने वाला है। The next point is transport in xylem occurs with the help of simple physical forces such as transpiration pull. Xylem के अंदर जो पानी जो ऊपर की तरफ मूव कर जाता है किसकी वजह से करता है, because of transpiration pull. Transpiration pull की वजह से पानी जो है वो ऊपर की तरफ खींच लिया जाता है। कैसे होगा, तो प्लांट बॉडी के अंदर जब ट्रांसपिरेशन होता है, ट्रांसपिरेशन का मतलब उनकी बॉडी में से वाटर वेपर की फॉर्म में रिमूव हो जाना। जैसे ही वो ऊपर होगा तो वो क्या करेगा, अपने नेक्स्ट वाले मॉलिक्यूल्स को, मतलब अपने वाटर जो अपने पास वाले मॉलिक्यूल्स होंगे ना, जो अपने फ्रेंड्स होंगे उनके, वो उनको भी लेकर जाएगा। वो क्या करेगा, वो अपने आगे वालों को लेकर जाएगा, फिर वो अपने आगे वाले मॉलिक्यूल्स को लेकर जाएगा। तो ये एक तरह से क्या हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन पुल बनेगा। और जो रूट के अंदर जो वाटर है, रूट के आसपास जो वाटर है जिसके अंदर मिनरल्स डिसॉल्व है, वो एब्जॉर्ब हो जाएंगे और प्लांट के सारी बॉडी के सारे सेल्स तक पहुंच जाएंगे। फ्लोएम, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन फ्लोएम रिक्वायर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है जो फ्लोएम के अंदर है, उसको क्या चाहिए,
एनर्जी चाहिए होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर एटीपी की फॉर्म में ही स्टोर होती है। एटीपी का मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में ही स्टोर होती है। तो उस एनर्जी से ही क्या होगा, फ्लोएम के अंदर फूड का ट्रांसपोर्टेशन होगा। सी जाइलम को एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन फ्लोएम को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। ये थोड़ा महंगा है ना, इसलिए जरा खाना दे रहा है हमें, तो ऑब्वियस सी बात है इसको जरूरत पड़ेगी। देखो ये हमारा जाइलम और फ्लोएम टिश्यू है, देखो किस तरह से वर्क कर रहा है। देखो जाइलम के अंदर क्या हो रहा है, वाटर जो जा रहा है सिर्फ और सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर जा रहा है, नीचे की तरफ नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन जो होता है हमेशा ऊपर की तरफ होगा, दैट इज वाई। देखो वाटर और मिनरल्स है, ये सारे वाटर एंड मिनरल्स है, इसके अंदर ये जो गोल गोल आपको नजर आ रही है मिनरल्स है ना। अब ये सिर्फ और सिर्फ वन वे हो रहा है, उससे ऊपर की तरफ जाएगा। लेकिन फ्लोएम के अंदर क्या हो रहा है, टू वे है मतलब देखो टू वे फ्लो ऑफ शेप है, नीचे भी जा रहा है ऊपर भी जा रहा है। क्यों जा रहा है? बिकॉज इनके अंदर क्या हो रहा है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ एनर्जी। यहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, वहां एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। चलिए नाउ एक और डिफरेंस देख लीजिए। थिक सेल वॉल है इसके अंदर, जाइलम के अंदर क्या है, थिक सेल वॉल है, और फ्लोएम की देखो थिन सेल वॉल है जो कि सेल्यूलोज से बनी है। देखो ये नजर भी आ रही है आपको, ये बहुत मोटी है, और ये जो ग्रीन कलर की वॉल है ये बहुत ज्यादा पतली है, बहुत ज्यादा थिन है ये। चलिए The next question is compare the functioning of alveoli in the lungs and nephrons in the kidneys with respect to their structures and functioning. Nephrons और जो alveoli है, alveoli जो कि lungs के अंदर प्रेजेंट है, nephrons जो कि किडनी के अंदर प्रेजेंट है, दोनों का ही आपको स्ट्रक्चर बताना है और दोनों को ही कंपेयर करना है अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शनिंग, कि दोनों फंक्शन कैसे करते हैं। देखो alveoli क्या होता है, लंग्स के अंदर जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे ट्रैकी की, ट्रैकी क्या करेगा, टू पार्ट में डिवाइड होगा, और टू पार्ट में डिवाइड होके कहा जाएगा ब्रोंकियाई बनाएगा। ब्रोंकियाई क्या करेंगे, ब्रोंकाइस क्या करेंगे, ब्रोंकाइस फर्दर आगे लंग्स के अंदर डिवाइड होंगे और डिवाइड होके क्या बनाएंगे, ब्रोंकियोल्स बनाएंगे। वो ब्रोंकियोल्स लास्ट के अंदर क्या होगा, जब वो लंग्स की ये जो वॉल है, लंग्स की जब ये वॉल आ जाएगी तब क्या होगा, यहाँ पर ये बलून लाइक स्ट्रक्चर मतलब कि आपके एल्वोलाई में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, और ज्यादा डिवाइड हो के लास्ट में कहाँ आ जाएंगे, एल्वोलाई में आ जाएंगे। एल्वोलाई तक आ जाएंगे मतलब बलून लाइक स्ट्रक्चर है जो लंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है, लंग की वॉल के आसपास प्रेजेंट होता है। क्या करने के में काम में आता है, ये गैसेस का एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, और ये सरफेस एरिया भी थोड़ा सा बढ़ाता है इसका। अगर टोटल आप सरफेस एरिया चेक करोगे तो जब इसको ओपन कर दो अगर सारे एल्वोलाइज को हमारी बॉडी के, तो 80 मीटर स्क्वायर तक का एरिया जो है वो कवर कर लेंगे। ठीक है, मतलब इतने एरिया से हमारी क्या होती है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। नाउ नेफ्रॉन्स क्या होता है, तो नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनिंग यूनिट होती है हमारी किडनीज की। किडनीज के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, तो किडनीज के अंदर होते हैं नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन्स बेसिकली करते क्या है, तो ये नेफ्रॉन्स आपके एक तरह से स्ट्रेनर की तरह काम करते हैं। स्ट्रेनर की तरह काम करेंगे मतलब चाय बनाने के बाद जब उसको छानते हो तो क्या यूज करते हो, स्ट्रेनर यूज करते हो। उसी स्ट्रेनर की तरह कौन काम करने वाला है, नेफ्रॉन्स काम करने वाला है। मतलब किडनी के पास में जैसे ही ब्लड जाएगा तो उसमें से क्या होगा, जो भी इंप्योरिटीज होंगी वो सारी इंप्योरिटीज नेफ्रॉन्स के थ्रू किडनी के अंदर आ जाएगी, और लास्ट में वो क्या करेगी, यूरिन का फॉर्मेशन करेगी, सो दैट कि हमारी बॉडी में से सारी इंप्योरिटीज को हम रिमूव कर सके। अगर रिमूव नहीं करोगे तो सोचो हम कितना खाना खाते हैं, हम बचपन से लेके जितना हम खाना खा रहे हैं अब तक तो हमें बहुत मोटे हो जाना चाहिए था, लेकिन हम नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते, बिकॉज हमारी बॉडी उसको डाइजेस्ट कर देती है और वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी में कलेक्ट नहीं होने देगी। अगर कलेक्ट होती तो सोचो हम कितने ज्यादा मोटे हो चुके होते अभी, तो हम रूम में भी नहीं आते, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है बिकॉज हमारी बॉडी उस वेस्ट मटेरियल को रिमूव भी करती है साथ साथ में। चलिए एल्वोलाइज है, देखो एक बार इसका स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं किस तरह से होता है। तो ये एल्वोलाइज होती है जो कि लंग्स के अंदर प्रेजेंट होती है। लंग्स के अंदर ये एल्वोलाइज जो है ये बलून शेप में, एल्वोलाइज ये बलून शेप के अंदर है। देखो ये बलून शेप में क्यों है, बिकॉज ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम कर रही है। ये एल्वोलाइज जो है लंग्स के अंदर सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का काम कर रही है, सो दैट कि हमारी बॉडी के अंदर गैसेस का एक्सचेंज जो है वो ज्यादा हो और ऑक्सीजन जो है वो ज्यादा क्वांटिटी में हमारी बॉडी के अंदर पहुंचे। नाउ दीज आर द नेफ्रॉन्स। देखो नेफ्रॉन्स किस किस से बने होते हैं, तो नेफ्रॉन्स जो है वो किससे बने होंगे, नेफ्रॉन्स के अंदर देखो ये बोमेंस कैप्सूल होगा। बोमेंस कैप्सूल के अंदर देखो बीच के अंदर क्या होगा, ग्लोमेरुलस होगा। उसके अलावा ये सारी देखो ये आर्ट्रियोल्स होंगी, ये लूप होगा, हैनरीज लूप ऑफ द नेफ्रॉन, लूप ऑफ हैनलीज लूप है ये। उसके बाद यहाँ पर देखो एक कॉमन डक्ट आ रही है जो कि पूरा कनेक्शन करने का काम करेगी। तो ये सारी चीजें, ये देखो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और ये जो एल्वोलाई का स्ट्रक्चर है फार डिफरेंट है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है दोनों के अंदर। सो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि अब इन दोनों के अंदर हम डिफरेंसेस बहुत इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस तो यही हो गया इनका लोकेशन। एल्वोलाइज जो होती है हमारे लंग्स से प्रेजेंट होती है,
किडनीज जो है ये नेफ्रॉन्स जो है वो हमारी किडनी में प्रेजेंट है। किसका पार्ट है? एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। ये किसका पार्ट है? हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। काम क्या करता है? ये गैसेस का एक्सचेंज करता है। वो क्या काम करता है? हमारे ब्लड को फिल्टर करने का काम करता है, ब्लड को छानने का, स्ट्रेनर की तरह काम करेगा कि ब्लड की सारी इंप्योरिटीज को किडनी के अंदर दे देगा। ठीक है, चलो अब आ जाओ इसके डिफरेंसेस पे। फर्स्ट इज एल्वोलाई आर टाइनी बलून लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इनसाइड द लंग्स। सोचो हमारे बॉडी के अंदर कितने सारे बलून्स प्रेजेंट है ना, बहुत छोटे छोटे से। चलो एल्वोलाइज क्या होती है? हमारे लंग्स के अंदर छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं एल्वोलाई। नेफ्रॉन्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। देखो एक और डिफरेंस आ गया, ये बलून लाइक स्ट्रक्चर थे बट नेफ्रॉन्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, मतलब ट्यूब्स वाला स्ट्रक्चर है, बिल्कुल ट्यूब जैसे है। देखो यहाँ भी आपको नजर आ रहे होंगे, ये बिल्कुल ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है। चलो नेफ्रॉन्स जो होते हैं ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स है जो कि किडनीज के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नाउ एल्वोलाई, द वॉल्स ऑफ द एल्वोलाई आर 1 cell thick and it contains an extensive network of blood capillaries। जो एल्वोलाई होती है उसकी जो वॉल है वो 1 cell thick होती है और इसके पास में बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती है, बहुत ज्यादा ब्लड कैपिलरीज होगी। क्यों होंगी ब्लड कैपिलरीज? भाई ब्लड को क्या करना है? हमें गैसेस का एक्सचेंज करना है उसके अंदर। ब्लड क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा। एल्वोलाई क्या करेगी? ऑक्सीजन दे देगी। तो दोनों के पास में एक सरफेस एरिया भी होना चाहिए और बहुत सारी कैपिलरीज होंगी, तभी तो हम बहुत सारे ब्लड को प्योर कर पाएंगे। चलिए नेफ्रॉन्स में क्या होता है? नेफ्रॉन्स आर मेड ऑफ ग्लोमेरुलस, बोमेंस कैप्सूल एंड लॉन्ग रेनल ट्यूब। इट ऑल्सो कंटेन्स अ क्लस्टर ऑफ थिन वॉल्ड कैपिलरीज। इसके अलावा इसके पास क्या होता है? क्लस्टर ऑफ थिन वॉल्स कैपिलरीज होती है। और जैसा मैंने आपको बताया कि इसके अंदर क्या क्या चीजें होगी, देखो एक बोमेंस कैप्सूल होता है, जो चांद जैसा स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रहा है बोमेंस कैप्सूल है। बीच के अंदर जब बहुत सारी जब उसके अंदर ब्लड वेसल्स आ जाएंगी दैट आर ग्लोमेरुलस, उसके बाद कई सारा पार्ट जो है हैनलेज लूप हो गया, आपका कनेक्टिव वाला पार्ट हो गया, ये सारी चीजें जो है वो आपको बता रही है कि भाई मैं एल्वोलाई की तरह बिल्कुल नजर नहीं आता हूँ, मैं एल्वोलाई से बहुत ज्यादा डिफरेंट चीज हूँ। तो आई होप कि अब आपको इनके डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे और आप एग्जाम में इसको बहुत अच्छे से लिख भी लेंगे। चलिए नाउ आगे और डिफरेंसेस हमारे पास क्या है? देखो ये पूरा मैंने लिख दिया है, बहुत सारे डिफरेंसेस है, अब आपको इसको लिखना है अच्छे से। चलो द एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2 टेक्स प्लेस बिटवीन द ब्लड ऑफ द कैपिलरीज दैट सराउंड द एल्वोलाई एंड द गैसेस प्रेजेंट इन द एल्वोलाई। ऑब्वियसली जो एक्सचेंज होता है O2 और CO2 का, ये सारा कहाँ होता है? ब्लड कैपिलरीज और एल्वोलाई के बीच के अंदर होता है। एल्वोलाई आर द साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। एल्वोलाइज क्या होती है? साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज है, गैसेस एक्सचेंज का काम करती है। और देखो नेफ्रॉन्स क्या होती है? बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट होती है। नेफ्रॉन सिर्फ और सिर्फ फिल्ट्रेशन यूनिट है, ओनली बेचारी फिल्ट्रेशन का काम करेगी, लेकिन ये काम बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्लड फिल्टर नहीं हुआ तो सारी की सारी जो इम्प्योरिटीज है वो हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स बनाने का काम करेंगे, मतलब वो पॉइजनस सब्सटेंसेस बनाने का काम करेंगे। और पता चला हम जहर से मर गए। और जहर कहाँ से आया? कोई सांप ने काटा नहीं, हमें किसी ने जहर दिया नहीं, कहाँ से आया? हमारी बॉडी ने खुद ही फॉर्म कर दिया। क्यों कर दिया? बिकॉज हमारे नेफ्रॉन्स काम नहीं कर रहे थे, बट भगवान की दया से हमारे नेफ्रॉन्स तो अच्छे से काम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि हमारा ब्लड जो है वो अभी भी प्योर है। चलिए द ब्लड एंटर्स द किडनी through the renal artery which branches into many capillaries in the glomerulus। obviously glomerulus के अंदर जाते ही ये सारी की सारी branches में convert हो जाती है। the water and solute are transferred to the nephron at Bowman's capsule, then the filtrate moves through the proximal tubule, distal tubule and collecting duct। अब ये सारी चीजें आई होप कि जब मैंने आपको पूरा वो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर बताया था तब आई होप कि मैंने आपको ये सारी चीजें बताई थी एंड याद भी होगा आपको। अगर सब कुछ याद नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो नेफ्रॉन वाला जो स्ट्रक्चर वाला जो वीडियो था उसको जाके अच्छे से एक बार देखिए, सो दैट कि आपको ये सारे पार्ट जो है इसके समझ में आ जाएंगे। नाउ द कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट तो आपको पता होनी चाहिए। कलेक्टिंग डक्ट कौन सी होती है? जो ये सेंटर में आपको नजर आ रही है ना बड़ी सी, ये कलेक्टिंग डक्ट है। मतलब देखो क्या होगा, कलेक्टिंग डक्ट क्या करेगी? अब एक नेफ्रॉन ने फिल्टर कर दिया ब्लड को, दूसरे नेफ्रॉन ने भी फिल्टर कर दिया। अब जो फिल्ट्रेट होगा, जो चीज हमने फिल्टर कर दी है, अब स्ट्रेनर के अंदर जब उसको फिल्टर कर देते हो तो फिल्ट्रेट होता है, उसको क्या करते हो? बाहर फेंक देते हो। इसके अंदर जो फिल्ट्रेट होगा ना, ब्लड तो चला गया अपना फिल्टर होके, अब जो फिल्ट्रेट रह गया है वो क्या करेंगे? वो सब जगह एक जगह लाके कलेक्ट करेंगे। तो कहाँ कलेक्ट करेंगे? कनेक्टिंग डक्ट के अंदर। ये जो कनेक्टिंग डक्ट है, बहुत सारे नेफ्रॉन्स यहाँ देखो, यहाँ से कनेक्टेड होगा, एक यहाँ से कनेक्टेड है, एक यहाँ से कनेक्टेड है, एक यहाँ से कनेक्टेड है। तो सारा जो फिल्ट्रेट होगा ना वो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। कैसे? जैसे हमारे घर के डस्टबिन के अंदर होता है, वैसे एक जगह हम कलेक्ट कर लेंगे इसको। चलो फ्रॉम मेनी न्यूरॉन्स एंड पासेस इट टू द यूरेटर। और सबको कहाँ पास कर देगा? यूरेटर के अंदर पास कर देगा।
During the flow of filtrate, some substances such as glucose, amino acid and water are selectively reabsorbed. भाई जो हमारे काम की चीजें होती है वो फिर से reabsorbed होंगी. सपोज हमारा वाटर हो गया, ग्लूकोज हो गया, उन सबको हम क्या करेंगे, उन सबको हम फिर से reabsorb करेंगे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स है सिर्फ उनको reabsorb करना है और बाकी सबको as it is फेंक देना है. जरूरत नहीं है उन सबकी, ठीक है. सारा कचरा हमारी बॉडी में इकट्ठा करके हम नहीं रख सकते. चलो, the next question is, why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirements of multicellular organism like humans? अब डिफ्यूजन जो होता है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है? सपोज जैसे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनके अंदर डिफ्यूजन से ही ऑक्सीजन चला जाता है, फिर जो इम्प्योरिटीज होती है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, वो रिमूव हो जाता है. लेकिन ह्यूमन बॉडी के अंदर या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर सिर्फ डिफ्यूजन से ही हमारी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल क्यों नहीं किया जाता? क्यों हमें पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक की रिक्वायरमेंट है? क्यों हमारी बॉडी के अंदर लंग्स भी है, ट्रैकीज भी है, नॉस्ट्रल्स भी है? इतना बड़ा लंबा चौड़ा ये जो प्रोसेस है, ये हम क्यों कर रहे हैं? तो ये हम इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हमारी बॉडी के सारे सेल्स जो है, जितनी भी सेल्स है हमारी बॉडी के सब एनवायरमेंट के कॉन्टेक्ट में नहीं है. अगर एनवायरमेंट के कॉन्टेक्ट में नहीं है, इसका मतलब डिफ्यूजन नहीं हो सकता सारे सेल्स के अंदर. और अगर सारे सेल्स में डिफ्यूजन नहीं हो सकता तो सारे सेल्स को ऑक्सीजन कैसे मिलेगा? इसीलिए हमें पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक की रिक्वायरमेंट पड़ी और उसके बाद हमें एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की भी जरूरत पड़ी, सो दैट कि हमारे बॉडी के सारे सेल्स तक जो है ऑक्सीजन पहुंचा के. अब इतना बड़ा शरीर लेके बैठे हो तो ऑब्वियसली बात है इसके अंदर बहुत सारे सेल्स है, और अगर बहुत सारे सेल्स है तो सबकी रिक्वायरमेंट्स बहुत बड़ी होती है, और बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए एक बहुत बड़ा सिस्टम काम करता है. वही सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर है, जिनको हम कहते हैं ऑर्गन सिस्टम्स. और अगर वो ऑर्गन सिस्टम्स नहीं होंगे तो हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी. ठीक है, चलिए आंसर क्या लिखेंगे आप? इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल दी सेल्स मे नॉट बी इन कॉन्टैक्ट, मे नॉट बी इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट. हमारे आसपास के एनवायरनमेंट से हमारे सारे सेल्स डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं है. ठीक है, द सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ ऑल दी सेल्स. अब सोचो हमारे ये जो हाथ के सेल्स है, जो आउटर साइड में जिनको हम टच कर पा रहे हैं, वो डिफ्यूजन कर सकते हैं एनवायरनमेंट से, वो ऑक्सीजन ले भी सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दे सकते हैं. लेकिन जो इसके नीचे के सेल्स है उनका क्या होगा? जो हमारी बॉडी के अंदर के सेल्स है उनका क्या होगा? उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो बेचारे मर जाएंगे ना. और वो मर जाएंगे तो हम थोड़ी ना जिंदा रहेंगे, हम भी तो चले ही जाएंगे. बाहर की स्किन का क्या करोगे जब अंदर की बॉडी नहीं है? इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर पूरा का पूरा एक ऑर्गन सिस्टम होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी होता है, और उसी के साथ साथ एक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, सो दैट कि हमारी बॉडी के सारे सेल्स को ऑक्सीजन जो है वो इजीली मिल जाए और वो अपना काम करते रहे. चलो, खाना नहीं दोगे तो काम थोड़ी ना करेंगे, बस वही चीज है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव? कौन से क्राइटेरिया को आप यूज करते हो कि कोई चीज जिंदा है या मर चुका है? ठीक है, अब कोई पर्सन है, हम कैसे बोल देते हैं कि जिंदा है? क्योंकि वो चल रहा है, क्योंकि वो सांस ले रहा है, क्योंकि वो रिप्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि उसकी बॉडी के सारे जो वाइटल जो एक्टिविटीज है वो कंटिन्यूअस चल रही है, क्योंकि वो बोल पा रहा है, क्योंकि उसकी बॉडी के जो है वो मूवमेंट कर पा रही है. तो अगर हम प्लांट बॉडी की बात करें तो क्या वो मर चुके? अगर वो मूवमेंट नहीं करते, बेचारे चल नहीं पाते, तो क्या वो मर गए? और बेचारे अगर बोल नहीं पाते तो क्या वो मर चुके? बिल्कुल नहीं. प्लांट बॉडी भी जिंदा है और हम भी जिंदा है. कैसे पता है हमें? बिकॉज हमारी बॉडी जो है, दोनों की ही बॉडी ब्रीदिंग करती है, दोनों की ही बॉडी को न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है, दोनों की ही बॉडी के अंदर एक्सक्रीशन भी होता है, बॉडी से वेस्ट मटेरियल भी रिमूव होता है, और दोनों की ही बॉडी रिप्रोड्यूस भी कर सकती है. मतलब ऐसी बॉडी या ऐसा ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस कर सकता है, जिसको न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, जो ब्रीदिंग करता है, जो मूवमेंट कर सकता है, जिसके अंदर कुछ चीजों का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, दैट मीन्स कि वो अलाइव है. ओवरऑल अगर देखें तो हमारी बॉडी के अंदर क्या होना चाहिए? लाइफ प्रोसेसेस होने चाहिए. जब तक हमारी बॉडी जो है लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म नहीं करेगी, इसका मतलब हम जिंदा नहीं है. ठीक है, जैसे ही हमारी हार्ट बीट बंद होती है, डॉक्टर बोलता है ना आई एम सॉरी, बस खत्म वहां पे. क्यों खत्म? क्योंकि उस टाइम पे हमारी बॉडी के सारे जो एक्टिविटीज होती है वो बंद हो जाती है. प्लांट कब मरता है? बोलते हैं ना ये डेड सेल्स है प्लांट के, या ये डेड पार्ट है प्लांट का. कौन सा होता है डेड पार्ट प्लांट का? लीव्स जो शेड हो जाती है, उन लीव्स के अंदर कहीं कुछ ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है, उनके अंदर कहीं क्लोरोफिल नहीं होता है, और जब वो शेड हो चुकी है, जब वो बिल्कुल सूख चुकी है, इसका मतलब वो उसका डेड पार्ट हो गया. चलो, any visible movement such as walking, breathing or growing is generally used to decide whether something is alive or not. Definitely growing is also a part of the life process. However, a living organism can also have movements which are not visible to the naked eye
कुछ ऐसे मूवमेंट्स भी होते हैं जो कि हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते. Therefore, the presence of molecular movement inside the organism is used to decide whether something is alive or not. जो भी molecular movements होते हैं, molecular movements का मतलब हमारी बॉडी के जो ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारी बॉडी के अंदर या प्लांट बॉडी के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, उसकी वजह से हम बोल पाते हैं कि हाँ ठीक है ये जिंदा है. अदरवाइज हम नहीं बोल सकते उनको जिंदा. ठीक है, चलो. Now the next question is, what are outside raw materials used by an organism? कौन से ऐसे आउटसाइड के रॉ मटेरियल्स है जो हमारी बॉडी जो है वो यूज करती है. अब देखो कौन कौन से आउटसाइड वाले हैं. देखो, एन ऑर्गेनिज्म यूजेस आउटसाइड रॉ मटेरियल मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ फूड. हम किस फॉर्म में उनको यूज करते हैं? फूड की फॉर्म में यूज करते हैं. और किसकी फॉर्म में यूज करेंगे? ऑक्सीजन की फॉर्म में उसको यूज करेंगे. मतलब रॉ मटेरियल्स हमारी बॉडी को कौन कौन से चाहिए होते हैं? रॉ मटेरियल्स में ऑक्सीजन हमारी बॉडी को चाहिए, फूड हमारी बॉडी को चाहिए. चलिए, since life on earth depends on carbon based molecules, most of these food sources are also carbon based. जो भी हमारी बॉडी जो है कार्बन पे ही बेस्ड है. इसका मतलब है जो हम फूड मटेरियल लेते हैं उसके अंदर कार्बन जरूर प्रेजेंट होगा. तो भाई जो प्लांट जो अपना खाना बनाते हैं वो यही तो होता है, C6H12O6. क्या इसके अंदर कार्बन नहीं है? ऑब्वियसली है. और इसके अंदर अगर कार्बन प्रेजेंट है इसका मतलब क्या हुआ? प्लांट जो है कार्बन वाला फूड ले रहा है, उसकी बॉडी को भी कार्बन चाहिए. वही फूड अगर हम ले रहे हैं तो क्या हम कार्बन छाट के लेते हैं कि ये फ्रूट है इसमें से कार्बन निकालो उसके बाद लो? नहीं ना, बिल्कुल नहीं. उसको हम डायरेक्ट लेते हैं. मतलब हमारी बॉडी को भी कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स जो है चाहिए होते हैं और हमारी बॉडी को क्या चाहिए? ऑक्सीजन भी चाहिए होती है. ठीक है, तो यही सारे रॉ मटेरियल्स हैं जो हम यूज करते हैं. द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म कैन बी क्वाइट वेरिड डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट. जो ऑर्गेनिज्म जिस एनवायरनमेंट में रहता है और जो ऑर्गेनिज्म जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा उसकी रिक्वायरमेंट वैसे ही डिफरेंट हो जाएगी. डिपेंड करेगा उसके एनवायरनमेंट में और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी पे. ठीक है, आई होप कि क्लियर होगी. बहुत इजी सा है, ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट प्रोसेस वुड यू कंसीडर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग लाइफ. लाइफ को मेंटेन करने के लिए कौन कौन से प्रोसेस चाहिए भाई? ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, रेस्पिरेशन होना चाहिए, एक्सक्रीशन होना चाहिए, न्यूट्रिशन होना चाहिए, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा काम करना चाहिए. जब ये सारी चीजें हो जाएंगी, जब ये सारे प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर चलेंगे, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है कि हमारी लाइफ जो है वो कंटिन्यूअस चल रही है और वो मेंटेन्ड लाइफ है. ठीक है, न्यूट्रिशन चाहिए हमें, लाइफ प्रोसेस होगा, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, ये सारी चीजें हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है. अगर इनमें से एक भी पार्ट गायब हो गया इसका मतलब आप गायब हो जाएंगे यहाँ से, फिर कहीं और ही नजर आएंगे. चलो, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बीच का आपको डिफरेंस बताना है ना. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है कि अपना खाना खुद ही बनाना. आप सोचो, हम सोच रहे होंगे कि यार मम्मी भी तो अपना खाना बनाती है ना, तो क्या वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आगे? बिल्कुल नहीं. क्यों नहीं आएगी वो? बिकॉज वो अपना खाना खुद नहीं बना रही है, वो भी प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट है. तो मम्मियां भी प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होती है, इसका मतलब वो भी कौन सा न्यूट्रिशन लेती है? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन लेती है. नाउ ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किसके अंदर होता है? ग्रीन प्लांट्स के अंदर होता है, जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. और अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है इसका मतलब क्या होगा? उनके अंदर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो जाएगा. दैट मीन्स कि प्लांट अपनी जगह पे खड़े हैं, एनवायरनमेंट से चीजें ले रहे हैं और खाना बना रहे हैं और दूसरों को दे भी रहे हैं. बट हम किस पे डिपेंडेंट होते हैं? प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं. तो ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, जो अपना खाना खुद ही बनाता है और उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? तो वो अपने एनवायरनमेंट से चीजें लेगा, अपना खाना बनाएगा. मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. और जिनके अंदर ये न्यूट्रिशन होता है उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स. मतलब प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स. और बाकी सारे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट पे डिपेंडेंट है उनके अंदर कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है? हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है. और उन प्लांट्स को, उन ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं हेटरोट्रॉफ्स. चलिए, सो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देखो, फूड इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल सच एज CO2 एंड वाटर. फूड जो होता है किससे सिंथेसाइज किया जाएगा? सिंपल जो रॉ मटेरियल्स है हमारे, CO2 है, वाटर है, इनसे इनको सिंथेसाइज किया जाएगा. नाउ हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होगा? फूड जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम फूड के लिए ऑटोट्रॉप्स पे डिपेंडेंट रहेंगे, तो उनको हम कहेंगे हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. दिस फूड इज ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स. इस फूड को ब्रेक डाउन कैसे करेंगे हम? इस फूड को हम ब्रेक डाउन करेंगे एंजाइम्स के थ्रू. ठीक है, सोचो एक रेस्टोरेंट है. अगर सपोज हमने रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर किया है तो रेस्टोरेंट वाले क्या करेंगे? उस खाने को पैक करेंगे. ठीक है, उस खाने को उन्होंने पैक कर दिया. तो ये जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होते हैं ये भी क्या करते हैं? ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये, बट जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं जिनके अंदर ये न्यूट्रिशन होता है, किसके अंदर? प्लांट्स के अंदर,
वो क्या करते हैं, एज अ होटल मैनेजर हमारे लिए काम करेंगे और सारे खाने को स्टोर करके अपने पास रख लेंगे। ठीक है, कलेक्ट कर लिया, पैक कर लिया, उन्होंने रख लिया। अब क्या होगा, वही फूड जब हम लेकर जाएंगे, जब हेटेरोट्रॉप्स उसको लेकर जाएंगे फूड को, मतलब जो कस्टमर है उस रेस्टोरेंट का, जब वो हेटेरोट्रॉप उसको लेकर जाएगा तो क्या होगा, हम जाके उसको ओपन अप करेंगे। जो रेस्टोरेंट वाले ने पैक करके दिया था हम उसको खोलेंगे, भाई डायरेक्ट तो खा नहीं सकते, कचरे के साथ में तो नहीं खा सकते, फॉइल पेपर थोड़ी ना खाओगे, तो उसको ओपन करोगे फिर उसको यूज करोगे। द सेम थिंग इज हियर कि हेटेरोट्रॉप्स क्या करते हैं, जो खाना उन्होंने खाया उसका ब्रोकन डाउन करेंगे, उसको तोड़ेंगे, सिंपलर सब्सटेंसेस में उसको कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उसको एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, चलिए ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट। ऑब्वियसली ग्रीन पिगमेंट का होना बहुत जरूरी है, क्लोरोफिल का होना बहुत जरूरी है। अगर क्लोरोफिल नहीं है इसका मतलब आप ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे हमारे अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट नहीं, हम ग्रीन कलर के नजर आते क्या, नहीं नजर आते, इसका मतलब हम फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, नो पिगमेंट इज रिक्वायर्ड, कोई पिगमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, बस प्लांट के पास जाओ, खाना लेकर आ जाओ, फ्री। चलो, फूड इज जनरली प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द डे टाइम। प्लांट्स को कभी देखा है कि रात के अंदर खाना बनाते हुए, देखोगे कैसे, वो तो दिन में भी नहीं दिखते। लेकिन प्लांट का जो फोटोसिंथेसिस होता है वो दिन के अंदर होता है, रात के अंदर वो अपना खाना नहीं बनाते, रात के अंदर वो भी सिर्फ सोने का ही काम करते हैं। इसीलिए आपको कहा जाता है कि रात में पौधों के नीचे नहीं सोना चाहिए, बिकॉज रात के टाइम जब फोटोसिंथेसिस नहीं होता है तो प्लांट सिर्फ रेस्पिरेशन करते हैं और हमारी ही तरह ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। और क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है प्लांट के आसपास रात में बहुत ज्यादा हो जाती है, इसीलिए हमें प्लांट के पास में रात को नहीं सोना चाहिए। नाउ फूड कैन बी प्रिपेयर्ड एट ऑल द टाइम्स। अब हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, मतलब हमारे घर में देखोगे तो आधी रात को भी खाना बनता है, मतलब फूड एनी टाइम बन सकता है हमारे घर में। क्यों, हम डिपेंडेंट नहीं है किसी पे, हमें लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें कुछ किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ हमें प्लांट से हमने रॉ मटेरियल लेके घर में स्टोर करके रखा है, आटा दाल चावल सब है हमारे घर के अंदर, हमने जस्ट कुकिंग शुरू की और बना लिया। मैगी वैगी रात में बनती है हमारे घर में, क्यों बनती है भाई, उसको डे टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, उसको सनलाइट से कोई मतलब नहीं है, CO2 से मतलब नहीं है, डायरेक्ट हमारा खाना है, गैस ऑन किया हमने बना लिया, बात खत्म। ये हमारा होता है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉप्स में क्या होता है, ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरियाज हैव दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। सारे ग्रीन प्लांट्स, कुछ बैक्टीरियाज जो होंगे उनके अंदर ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। हेटेरोट्रॉप कौन होते हैं, सारे एनिमल्स होते हैं, हम भी तो एनिमल्स में ही आते हैं, ह्यूमन भी एक एनिमल है अकॉर्डिंग टू साइंस। ठीक है, मैं आपको एनिमल नहीं बोली, सिर्फ अकॉर्डिंग टू साइंस वी आर एनिमल्स एंड फंजाई। इन सब के अंदर कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स जो है फोटोसिंथेसिस के लिए अपना रॉ मटेरियल कहाँ से लेते हैं, तो भाई घूमने तो जाते नहीं है, जैसे हमने अभी कहा था बिग बाजार नहीं जाते, रिलायंस मॉल में भी नहीं जाते अपना खाना लेने के लिए, क्या करते हैं अपनी जगह पे खड़े रहते हैं। क्लोरोफिल उनके पास ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, तभी तो वो ग्रीन कलर के होते हैं। इससे क्या करते हैं, सनलाइट को ट्रैप कर लेते हैं। आफ्टर दैट एनवायरमेंट से वो क्या लेंगे, CO2 लेंगे, और जब खाना बन जाएगा तो आफ्टर दैट ऑक्सीजन को रिलीज कर देंगे। वाटर कहाँ से लेंगे, जो उनकी रूट्स के अंदर होगा, उसी के अंदर सॉइल से जो मिनरल्स मिले वो डिसॉल्व हो जाएंगे और वो रूट्स जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगी। सो उनको सारे मटेरियल्स मिल गए, सारे इंग्रेडिएंट्स मिल गए, भाई नमक मिर्च आटा दाल सब मिल गया, अब बना लो खाना। चलो, कौन कौन से रॉ मटेरियल्स चाहिए, देखो रॉ मटेरियल में सबसे पहले CO2 है, जो स्टोमेटा के थ्रू उनकी बॉडी के अंदर एंटर होता है। लीव्स के ऊपर कुछ टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, उनको कहते हैं स्टोमेटा, और उसके थ्रू CO2 जो है वहां से एंटर हो जाता है। वाटर जो कि एब्जॉर्ब किया जाता है सॉइल से, सॉइल के अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो भी वाटर के अंदर ही घुले हुए होते हैं, और वो रूट्स हमारी प्लांट की जो रूट्स होती है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। सनलाइट कहाँ से आएगा, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है ये फूड मैन्युफैक्चर करने का। ये कहाँ से आएगा, ये एब्जॉर्ब किया जाएगा बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। लीव्स के अंदर जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, या किसी किसी प्लांट के अंदर स्टेम में भी होता है, तो उस ग्रीन कलर के पिगमेंट की वजह से सनलाइट को ट्रैप कर दिया जाता है, और सनलाइट के बाद ही क्या होगा, खाना बनेगा। लाइट रिएक्शन पढ़ी थी हमने। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द रोल ऑफ द एसिड इन आवर स्टमक। हमारे स्टमक के अंदर एसिड की क्या रिक्वायरमेंट है। अब सोचो हमारी स्टमक के अंदर एसिड भी है तो हम जल नहीं सकते थे, हमारा स्टमक जल जाना चाहिए था, लेकिन हमारे स्टमक के अंदर जो HCl है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो क्या करता है, ये हमारे स्टमक के मीडियम को एसिडिक बनाता है, सो दैट कि जो पेप्सिन एंजाइम है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सके। अगर HCl नहीं होगा तो हमारे स्टमक का जो एनवायरनमेंट है वो एसिडिक नहीं बनेगा, और अगर एसिडिक नहीं बनेगा तो पेप्सिन अपना वर्क नहीं कर पाएगा, जो कि एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। अब प्रोटीन का डाइजेशन उससे नहीं हो पाएगा, इसीलिए HCl की रिक्वायरमेंट होती है।
सेकेंड थिंग, जो हम फूड लेते हैं उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं। जब गोलगप्पे खाने जाते हो तो बहुत सारे बैक्टीरिया उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं ना, तो उन्हीं बैक्टीरियाज को मारने का काम कौन करता है? हमारा HCl करता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है। ये स्टमक की जो वॉल होती है वो उसको सेक्रेट करती है बाकी सारी चीजों के साथ में, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया को मारने का काम करेगा और स्टमक के मीडियम को एसिडिक बनाने का काम करेगा, सो दैट कि पेप्सिन अपना काम कर ले और प्रोटीन को डाइजेस्ट कर ले। नाउ अब सोचो कि अगर ये HCl हमारे स्टमक में एक्स्ट्रा है, एक्सेस में है, या स्टमक के अंदर प्रेजेंट भी है, तो क्या ये हमारे स्टमक को वॉल को खत्म नहीं कर सकता? तो आप लोग सोच रहे होंगे मैम बताया तो था कि म्यूकस भी साथ में सेक्रेट होता है। म्यूकस एक स्टिकी सब्सटेंस होता है जो कि साथ के अंदर सेक्रेट होता है, HCl के साथ ये भी सेक्रेट होता है और ये स्टमक की वॉल के ऊपर चिपक जाता है, सो दैट कि HCl जो है हमारे स्टमक को खत्म ना कर दे। अदरवाइज एसिड है, हमारा स्टमक खत्म हो सकता है। चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिंग एंजाइम? डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं उनका फंक्शन क्या है? देखो नाम से ही समझ में आ रहा होगा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स है मतलब डाइजेस्ट करने का काम करेंगे। किसको? आपको? बिल्कुल नहीं, आपके फूड को। जो आपने अपनी बॉडी के अंदर जो फूड इंटेक किया है उस फूड को डाइजेस्ट करने का काम करेंगे डाइजेस्टिव एंजाइम्स। हर एक जगह पे, सपोज हमारा माउथ है, माउथ के अंदर हमारा डाइजेशन, फूड का जो डाइजेशन होता है वो शुरू हो जाता है, हमारा नहीं होता, फूड का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। अब उसके अंदर क्या होता है? तो सलाइवा होता है जो सैलिवरी ग्लैंड से आता है। उसके अंदर एक एंजाइम होता है सैलिवरी एमाइलेज। वो एंजाइम क्या करता है? आपके कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने का काम करता है और उसको शुगर में कन्वर्ट करने का काम करेगा। ठीक है, उसके बाद जब वो हमारा फूड स्टमक के अंदर जाएगा तो उसके अंदर एक और एंजाइम जो है वो सीक्रेट होता है, दैट इज पेप्सिन, जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। वो उस पर वर्क करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। उसके बाद जाता है फूड हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, फिर उसके अंदर डाइजेशन होता है, लाइप्रेज हो गया, एमाइलेज हो गया, बहुत सारे एंजाइम्स जो है उसके ऊपर वर्क करते हैं और उसको ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। जब हमारा फूड पूरा का पूरा ब्रेक हो जाता है, पूरा डाइजेस्ट हो जाता है, उसके बाद हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, चलिए, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जैसे कि हमारा अमाइलेज हो गया, लाइपेज है, पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, ये सारे एंजाइम्स क्या करते हैं? इट हेल्प्स इन द ब्रेकिंग डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल्स, फूड पार्टिकल्स इनटू सिंपलर वंस। बहुत कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल जो हम लोग खाते हैं ना इतना सारा, उसमें से सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ने का काम कौन करेगा? न्यूट्रिएंट्स में उनको तोड़ने का काम कौन करेगा? ये एंजाइम्स करेंगे। These simple particles can be easily absorbed by the blood and thus transport to all the cells of the body. Simple particles जो है ये बहुत easily हमारी बॉडी में absorb कर लिए जाते हैं और सारे के सारे सेल्स तक पहुंचा दिए जाते हैं। जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी उतना ही हमारी बॉडी जो है उन न्यूट्रिएंट से दूर हो जाएगी, हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। इसीलिए क्या होता है, उनको सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ना बहुत ज्यादा नेसेसरी हो जाता है, बहुत कंपलसरी हो जाता है। तो हमारी बॉडी क्या करती है? एंजाइम्स को सेक्रेट करती है, क्योंकि हम पिज्जा बर्गर खाए बिना मानेंगे नहीं। तो हमारी बॉडी क्या करेगी? उन एंजाइम्स को सेक्रेट करेगी, सो दैट कि जो भी हमने फूड खाया है उसका डाइजेशन हो जाए और उसको ब्रेक डाउन में उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर दिया जाए और उसके बाद हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर लेगी और आफ्टर एब्जॉर्प्शन सारे सेल्स को दे आएंगे। कौन दे के आएगा? ब्लड देकर आएगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड? हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको किस तरह से डिजाइन किया गया है जो कि वो क्या कर सकता है? डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, कैसे डिजाइन किया गया है उसको? तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अगर फूड का डाइजेशन होता है, सपोज हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन जो इस तरह से, ये एक तरह का पाइप है। ठीक है, एक तरह का पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। अगर ये इस तरह से होता तो क्या होता? फूड जो है बहुत कम डाइजेस्ट हो पाता। जहां पर एब्जॉर्प्शन वाला पार्ट आएगा, जहां पर गैसेस का एक्सचेंज वाला पार्ट आएगा, वहां हमें हमेशा में क्या चाहिए? सरफेस एरिया थोड़ा ज्यादा चाहिए। और अगर सरफेस एरिया आपको थोड़ा ज्यादा चाहिए तो वहां पर क्या होना चाहिए? सरफेस एरिया बड़ा होना चाहिए। भाई ये आपको सरफेस एरिया का बड़ा नजर आ रहा है? बिल्कुल नहीं, इतने से में तो हमारा काम होगा ही नहीं। तो क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल होती है वो कुछ इस तरह से होती है। अगर ये हमारी वॉल है तो इसके ऊपर क्या होगा? इस तरह के फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बने होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बने होते हैं उसकी वॉल पर, सो दैट कि क्या होगा? सरफेस एरिया जो है वो बढ़ जाएगा। सरफेस एरिया बढ़ेगा, दैट मीन्स कि क्या होगा? एब्जॉर्प्शन के लिए एरिया बढ़ जाएगा, तो हमारा जो फूड है वो ज्यादा एब्जॉर्ब होगा। अब सोचो, एक तो सिर्फ ये रेड वाला जो पोर्शन है, अगर सिर्फ ये पाइप होता तो बहुत कम एरिया था, बट अगर ये जो हमारा ये जो जिगजैग वाला जो ये वेव लाइक स्ट्रक्चर जो बन रहा है, इस वेव लाइक स्ट्रक्चर की वजह से क्या होगा? ज्यादा फूड एब्जॉर्ब हो जाएगा। दीज आर विली, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इनके अंदर, इनको हम कहते हैं विली, सो दैट कि हमारा जो फूड है वो बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाए और इजीली एब्जॉर्ब हो जाए। डाइजेस्ट तो हो ही चुका है, इजीली एब्जॉर्ब हो जाए, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एब्जॉर्ब हो।
कोई भी पार्ट हमारी बॉडी से वेस्ट की तरह रिमूव ना हो जाए, ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, रिमूव नहीं होना चाहिए। नाउ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मिलियंस ऑफ टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विली। ऑब्वियसली हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कुछ टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम कहते हैं विली। These villi increase the surface area for the food absorption. ये विलीज क्या करते हैं, ये विली क्या करते हैं, विलस इनको सिंगुलर बोलते हैं, विली तो प्लूरल फॉर्म ही है। विली क्या करते हैं, सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं फूड एब्जॉर्प्शन के लिए। Within these villi, many blood vessels are present that absorb the digested food and carry it to the bloodstream. इन विली के अंदर क्या होता है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है। इन विली के अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है जो कि डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करने में काम में लेती है, और उसके बाद उसको कहाँ दे देती है, एब्जॉर्ब फूड को वो दे देगी ब्लड स्ट्रीम के अंदर। नाउ फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम द एब्जॉर्ब फूड इज डिलीवर्ड टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। जो भी एब्जॉर्ब फूड होता है उसको लास्ट के अंदर क्या किया जाता है, सारे सेल्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। कौन करके आता है, ब्लड करके आता है। चलिए, सो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे। नाउ अब क्या करना है, अभी जाना कहीं नहीं है, अभी हमें कुछ और क्वेश्चंस देखने हैं और उसके लिए वेट करना है हमारे नेक्स्ट वीडियो का, सो दैट कि हम सारे क्वेश्चंस आपको लास्ट में करवा दें और उस वीडियो के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी और कोई चैप्टर पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। आई मीन इस चैप्टर के लिए कोई और बुक या कोई अदर वीडियो आपको देखने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके बाद आपका सारा का सारा ये जो चैप्टर है एक बार कंप्लीट हो चुका है, बट ये रिवाइज भी हो जाएगा, सो दैट कि आपको सारे डाउट्स भी आपके क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू सो मच।